कक्षा 7 हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां। हेलो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ करेंगे जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। अब बच्चों, इस पाठ में जैसा कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा है हिमालय की बेटियां। अब यहाँ पे हिमालय है और हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है? नदियों को। ठीक है, हिमालय से जो नदियां बहती हैं, जो निकलती हैं, उसे उनकी बेटियां कहा गया है। ठीक है, उन नदियों को। अब वो किस तरीके से निकलती हैं, क्या क्या होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जो नदियां हैं, जब उन्होंने नदियों को पहले देखा था, मतलब समतल जो एरिया होता है, मतलब जो प्लेन एरिया पे जो नदियां बहती है जमीन पर, है ना, तो उस वक्त जब उसने नदियों को देखा तो वो बड़ी कैसी लगती थी? गंभीर और शांत, और अपने आप में खोई हुई लगती थी। ठीक है, और वो एक ऐसी महिला की तरह लगती थी जो बहुत ही सभ्य हो, मतलब जो एकदम अच्छी आदर्शवादी नारी होती है, बिल्कुल उसकी तरह वो नदियां लगती थी। ठीक है, उनके प्रति लेखक के मन में, यानी उन नदियों के प्रति लेखक के मन में क्या थे? आदर और श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि वो उन नदियों में बिल्कुल उसी तरीके से डुबकी लगाया करता था जैसे कि वो अपनी माँ, दादी और मौसी, मामी की गोद में बैठकर खेला करता था। ठीक है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है, इनका उछलना और कूदना। अब वो लेखक कहते हैं कि अब की बार जब मैंने इन नदियों को देखा, मैंने कैसे देखा? हिमालय के कंधे पर चढ़कर, यानी हिमालय की, मतलब जैसे हिमालय पे चढ़कर, उसकी चोटी पर, है ना, वहां पर चढ़कर उन्होंने नीचे की तरह जब उन नदियों को देखा तो वो कैसी लग रही थी? बिल्कुल दुबली पतली लग रही थी। वही यमुना थी, वही सतलुज थी, लेकिन अब हिमालय से देखने में तो वो देख सकते हो आप भी, है ना, नीचे से, ऊपर से हम अगर कोई चीज नीचे की तरफ देखेंगे तो वो बहुत पतली पतली लगेगी, है ना, उसी तरीके से वो नदियां लग रही थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब समतल मैदानों पर ये उतरती हैं नदियां, है ना, जब जमीन पर उतरती हैं तो आकर बिल्कुल कैसी हो जाती है? फैल जाती है ना, विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब ये जो नदियां हैं, जब पहाड़ से यानी कि जो हिमालय से जब गिरती हैं तो ऊपर नीचे बहुत खिलखिलाकर हंसते हुए जाती हैं। मतलब जब ये जो हिमालय है वहां पर क्या है? पत्थर है ना, तो जो वो पत्थरों से टकराकर ऊपर नीचे होती हैं तो उन्हें उनका खिलखिलाना कहा है। ठीक है, तो जब वो वहां से निकलती है तो बड़ा खिलखिला कर निकलती हैं, बहुत अच्छे से उल्लास भरे उसमें। लेकिन जब वो मैदान में आकर गिरती हैं तो उनका जो खिलखिलाना है, जो उल्लास है, वो कहाँ गायब हो जाता है? वो शांत की हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं जब किसी लड़की को देखता हूँ या फिर किसी कली को देखता हूँ, ठीक है, तो मेरा उनके ऊपर ध्यान अटक जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को इतना कौतूहल, यानी इतनी जिज्ञासा नहीं होती जितना कि इन बेटियों, यानी कि बेटियों यहाँ किसके लिए कहा गया है? नदियों के लिए। जितना कि नदियों की बाल लीला देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक कहते हैं यहाँ पर, अब वो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं खुद से कि ये जो नदियां हैं वो कहाँ भागी जा रही हैं, और ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसा कौन सा एम है इनका, कौन सा मकसद है जिस वजह से ये इतनी बेचैन है। ठीक है, जिन्होंने इनको बेचैन किया हुआ है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अब जो इनके पिता हैं, जो हिमालय हैं,
यहाँ पर इनको नदियों का पिता कहा गया है, ठीक है। तो उनका प्रेम पाकर भी ये नदियां अतृप्त है, यानी उनका जो हृदय में जो प्रेम है वो पूरा नहीं पड़ा है, कम पड़ गया कहीं ना कहीं। तो ऐसा कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बर्फ जब ये हिमालय से गिरती है ना, हिमालय से होती हुई जब ये नीचे आती हैं तो मतलब उनकी जो ठंडे ठंडे उसमें जो बर्फ होती है उसमें से जब ये आती हैं तो खेलते खेलते दूर कहीं निकल जाती हैं, तो इनकी जो लीलाएं हैं सारी होती हुई आती है ना, पहाड़ से जब तक ये समतल मैदान में नहीं आ जाती है। तो जब ये आकर के देव, चीड़ और ये सफेद इन सब जंगलों में जब ये पहुंचती है तो उनके पेड़ों से टकराकर इनको क्या होता है, पेड़ों से ये टकराती हैं समतल मैदान में आकर जंगलों में। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको अपनी बीती बातें याद आती होंगी, यानी इनको हिमालय की याद आती होगी शायद, कौन जाने। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अब लेखक कहते हैं कि कौन जानता है कि जो बूढ़ा हिमालय है वो भी अपनी इन नटखट बेटियों को याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें उत्तर में यानी उत्तर दिशा में जाके आ, हिमालय से पूछना चाहिए, जो वहां पर चुपचाप खड़ा हुआ है बिल्कुल शांत के, जो उनकी की जो बेटियां हैं, जो नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं। ठीक है, ये इसका जवाब वो मौन के अलावा और दे ही क्या सकता है, क्योंकि वो तो चुप खड़ा हुआ है ना। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कुबा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब यहाँ पे लेखक ने बताया है सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो ऐसी नदियां हैं जो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं। उनके आगे बाकी की ये जो नदियां हैं जिनके नाम है रावी, सतलुज, ये बहुत छोटी छोटी हैं, ये आंखों के सामने उनके नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अब कहा गया है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो दो बड़ी नदियां हैं, जो महानदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये एक्चुअल में जो हिमालय होता है, हिमालय के चोटी पर जो ऊपर बर्फ जमी हुई होती है वो पिघल पिघल कर एक एक बूंद इकट्ठा होकर जो ये पानी है उसका वो उसमें प्रवाहित हो जाता है इन दो महानदियों में, ठीक है, समुद्र में। तो कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो अब बताया गया है कि वो जो समुद्र है जहाँ पे ये दोनों नदियां जाकर के बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, विशाल, उसमें जाके मिल जाती है समुद्र में, तो वो समुद्र कितना भाग्यशाली है कि जो पर्वत है उसकी दो बेटियों के हाथ उसके हाथ में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब वो कहते हैं लेखक कि जब जो लोग नीचे से यानी मैदान पर से इन नदियों को देखते होंगे उनके मन में शायद ये ख्याल आता ही नहीं होगा कि जो बूढ़ा हिमालय है उसकी गोद में ये जो बच्चियां बनकर जो ये नदियां हैं ये किस तरीके से खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है।
अब जो लेखक है वो कहते हैं कि जैसे बच्चों, जब बेटियां अपने घर में होती है ना, अपने पिता के घर में होती हैं, तो वो बड़ी ही नटखट और बिल्कुल ही बेझिझक होकर के खेलती है ना, बहुत ही अटखेलियां करती हैं, तो नटखट होती हैं वो, है ना। उसी तरीके से जब वो मतलब पहाड़ मतलब हिमालय से गिरना शुरू करती हैं, तो बहुत ही उछल कूद करके, है ना, जैसा कि आपने पढ़ा, बहुत ही उछल कूद करके वो नीचे गिरती हैं। लेकिन गिरते गिरते जब वो समुद्र में प्रवाहित हो जाती हैं, है ना, जब वो उसमें जाकर के समतल मैदान में आ जाती हैं, तो वो धीरे धीरे आते आते वहां से तब तक बड़ी होती जाती हैं, तो वो शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो मतलब पहाड़ों पर रहते हैं, वो इन नदियों को देखकर शायद इतना ज्यादा उन्हें आकर्षक, इतना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही लुभावना लगा ये देख करके। और वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हिमालय को उसका जो समुद्र है, समुद्र का ससुर कहने में, और हिमालय का जो दामाद है यानी समुद्र कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है। ठीक है, मतलब कि जब जो हिमालय है उसकी बेटियां किसे कहा गया है, नदियों को। फिर जब वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उनका हाथ उसमें चला जाता है ना, उसमें जाके मिल जाती है, यानी उसका हाथ उसमें चला गया, तो यानी समुद्र को दामाद बता दिया गया है यहाँ पे हिमालय का। ठीक है, यानी कि एक तरह से उन नदियों की शादी अ, बता दी गई है समुद्र से, क्योंकि वो उसमें जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वित्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब बच्चों, यहाँ पे जो कालिदास है, उन्होंने अपने मेघदूत में लिखा था, कहा था कि जो बेतवा नदी है, यानी कि प्रेयसी के रूप में उसको बताया गया है, कि उसको मतलब कि एक विरह के मतलब अपना विरह जताने के लिए, अपने विरह एक प्रेमी ने अपने विरह को व्यक्त करने के लिए अपने प्रेयसी को लिखा था। ठीक है, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। अब यहाँ पे जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि शायद, यानी कि जो कालिदास है जिन्होंने मेघदूत लिखा था, तो उन्हें भी शायद नदियों का जो रूप है, जो सचेतन रूप है, वो अच्छा लगा होगा, यानी जो चंचल रूप है उनका नदियों का, वो अच्छा लगा होगा, शायद तभी उन्होंने नदी का जिक्र अपने मेघदूत में किया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो नदियों के अलग अलग रूप हैं, यानी कि जो जब वो हिमालय से गिरती हैं तब, और फिर जो वो समतल मैदान पे आती हैं, और उसके बाद फिर जो वो समुद्र में जाके मिल जाती है, तो तीनों अवस्थाओं में उनके अलग अलग रूप होते हैं। तो यही बताया गया है कि यहाँ पर जो नदियां हैं उनके अलग अलग रूपों को देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब बच्चों, जो काका कालेकर हैं, उन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर कि लोक माता से पहले जो नदियां हैं उनको बेटियों के रूप में देख लेने में क्या हर्ज है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हिमालय की बेटियों के रूप में ही दर्शाया है नदियों को, है ना। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। अब लेखक ने पहले तो बेटियों के रूप में दर्शाया है नदियों को, और उसके बाद किसमें दर्शाया है, प्रेयसी के रूप में, है ना। लेकिन ममता जो होती है ना, एक माता के से हमें मिलती है एक तरह से, है ना। लेकिन ममता के साथ साथ यहाँ पे एक और धागा जुड़ा है ममता का, जिसे कहा गया है बहन। ठीक है, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब यहाँ पे बताया है कि बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने नदियों को बहन का रूप दिया है।
ठीक है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिडम तिब्बत की बात है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तिब्बत की यात्रा पे गए होंगे, तो तब की उन्होंने एक बात बताई है कि ऐसी एक भावना उनके साथ हुई थी, एक ऐसी मतलब ऐसा उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था तिब्बत की यात्रा पे जब वो गए थे, मन उचट सा गया था, तबीयत ढीली थी उनकी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। उन्होंने कहा कि मैं सतलुज के किनारे पर जाके बैठ गया था क्योंकि मेरा मन थोड़ा सही नहीं था, ठीक है। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। उन्होंने कहा कि दोपहर का समय था और मैंने जो नदी थी उसमें पानी में अपने पैर लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। अब जब जो नदी होती है, नदी का जो वेग होता है, तो वो पैरों से आके जब उसके टकराया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। अब क्या हुआ था कि जब वो पानी जो नदी थी वो जब आकर उसके पैर से टकराई तो उसका मन बहुत अच्छा हो गया था, ताजा हो गया था, ठीक है। और वो करने लगा, गुनगुनाने लगा। मतलब कि एक तरीके से ममता का एक रूप बहन को बताया गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि जो बहन होती है वो भाई का क्या कर देती है, जब किसी मन उदास होता है या कुछ होता है तो वो उसकी उलझन को सुलझा देती है आसानी से, है ना, और उसका मन खुश कर देती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लेखक का मन खुश हो गया था जब वो नदी उसके पैरों से आकर के टकराई, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा कि जो लेखक है, जो नदी उनके पैर से आकर टकराई तो उन्होंने उसको बहन का रूप दिया, है ना। तो यहाँ पर ही अ, उन्होंने क्या करा, कविता लिख डाली उसके ऊपर। और वो कविता क्या थी वो हम पढ़ेंगे। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जो लेखक है वो कहते हैं कि जो सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, ठीक है। और जो तुम्हारी लीला है बहुत ही अचरज है, बहुत ही अनोखी है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जो मेरा मन है वो मुदित हो गया यानी खुश हो गया। और हटा खुमारी यानी जो मेरी उदासी है, जो मेरा उदासपन है, जो परेशानी थी वो हट गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। तुम बेटी, यह बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो और वो तुम्हारे पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जो तुम्हारे पिता है यानी हिमालय जो है वो चिंतित है क्योंकि तुम उनसे निकल कर अलग हो रही हो, है ना, बहकर अलग हो रही हो, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़े हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी जो प्रकृति है उसके अलग ही अ, उसके अलग ही रूप है। जो भी प्रकृति अपने जो भी दृश्य दिखाती है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही उसने जो अपने चित्र दिखाए हैं वो बहुत ही नटखट है, ठीक है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और हिमालय पर भी प्रकृति की अद्भुत छाप है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, ठीक है। तो बच्चों, ये पाठ और ये कविता किसने लिखी है? नागार्जुन ने, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? अब जो मां मानने की परंपरा है वो तो काफी पुरानी है, लेकिन जो नागार्जुन लेखक हैं उन्होंने और किन किन रूपों में नदियों को देखा है? नदियों को मां स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, बहन, प्रेयसी और माँ के रूपों में देखते हैं, ठीक है। आगे है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी महानदियां हैं, है ना, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं पाठ में बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर यानी इकट्ठी होकर आगे बढ़ती हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती हैं, ठीक है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? अब उन्होंने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं, ठीक है।
ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए क्या है, कल्याणकारी, हमारा कल्याण करती है। ठीक है, अगला है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और महासागरों की प्रशंसा की है। ठीक है, आगे है लेख से आगे गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय और जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे आपको तीन लेखक बताए गए हैं, गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। इन्होंने भी हिमालय और नदियों के ऊपर क्या लिखी है, कविताएं लिखी हैं। तो आपको बोला गया है कि इन कविताओं को आप पढ़ो और इस पाठ में जो आपको बताया गया है, जो कविता दी गई है, उससे तुलना करनी है उसकी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये देख सकते हो, हिमालय, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अब यहाँ पर बच्चों जो रामधारी सिंह दिनकर है, इन्होंने इस कविता में क्या बताया, हिमालय की विशालता बताई है कि वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है। ठीक है, इस कविता में हमें ये बताया गया कि हिमालय का भारतवासियों से क्या है, प्राचीन संबंध है, यानी बहुत ही पुराना संबंध है भारतवासियों से हिमालय का। ठीक है, वही लेखक नागार्जुन ने क्या बताया है अपने इस पाठ में, कि जो हिमालय का वर्णन करा है वो नदियों के पिता के रूप में करा है, जो अपनी बेटियों के लिए क्या है, परेशान है। ठीक है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। अब बच्चों आपने ये जो निबंध पढ़ा, जो अपने पाठ में पढ़ा, हिमालय की बेटियां, ये जो लेख लिखा गया था 1947 में लिखा गया था। अब तब से लेके अब तक जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनेक परिवर्तन आए हैं, मतलब बहुत से बदलाव आए हैं। मानव की बढ़ती स्वार्थ प्रवृत्ति तथा उसकी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सभी नदियों में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। ठीक है, गंगा जल की पवित्रता जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब जिस तरीके से लोग नदियों पर ही बैठ करके कुछ भी धोने लग जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, है ना, नदियों में डाल देते हैं, तो उनकी जो पवित्रता है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, अगला है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्म क्यों कहा है। अब ये क्यों कहा है उन्हें देवता हिमालय को, क्योंकि इन्होंने देवात्म इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना है कि हिमालय पर्वत पर किसका वास है, देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्म कहा है। ठीक है, आगे है भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। जैसे संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं, मतलब जो महिला है वो संभ्रात की भांति प्रतीत होती है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो इसमें क्या है, समानताएं हैं। ठीक है, जो लेखक ने प्रस्तुत करी है। अब अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। अब आपको इस पाठ से भी और अपने दूसरे पाठों से भी जो तुलनात्मक वाले वाक्य हैं जिनका प्रयोग किया गया है तुलनात्मकता का, तो वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हो, जैसे लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अनार के दाने चुगते हैं, लेकिन कैसे, लाल किरण की चोंच खोलकर, उसके समान, है ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। ठीक है, ये दादी माँ में आपने पढ़ा है ना। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। ठीक है, बच्चे सुंदर थे कैसे, सोने के सजीव की तरह।
लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। आगे है, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी माजोरी के लिए ही कही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसी लगाया गया, ये स्थिति चित्रा यानी उसके जैसी अभिमानिनी माजोरी की तरह कही जाएगी। ठीक है, अगला है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित होती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के, अब यहाँ पे हिमालय का कंधा बता दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या है, मानव संबंधी नाम हो गया, है ना। और काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। नदियों को क्या कहा है, लोक माता। अब इसी तरीके के और उदाहरण हमें पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं, जैसे संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती थी। अब जो नदियां हैं वो किसकी तरह प्रतीत हो रही थी, संभ्रात महिला की तरह, यानी सभ्य महिला की तरह। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी है उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अब जो नदियों का हंसता खेलता खिलखिलाकर उछल कूद कर कर जाना है वो कहाँ गायब हो जाता है। ठीक है, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप, इन बालिकाओं का रूप। ठीक है, बूढ़े हिमालय की गोद में, अब हिमालय को यहाँ क्या बताया गया है, बूढ़ा, है ना। तो मानव संबंधी वो आ गया, गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य, विशेष्य यानी संज्ञा, का मिलान करें। अब एक तरफ आपको विशेषण दिए गए हैं, दूसरी तरफ विशेष्य, आपको उनका मिलान करना है। जैसे यहाँ पर है मूसलधार, अब वर्षा क्या है, विशेष्य है, लेकिन उसको जो एक्सप्लेन किया गया है, उसकी जो व्याख्या करी गई है ना, जो उसमें अच्छी चीज है वो क्या है, मूसलधार, यानी उसका विशेषण है वो। ठीक है, तो मूसलधार हो गया। अब जैसे संभ्रांत है, संभ्रांत को किससे मिलाएंगे, यानी महिला। ठीक है, महिला हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया संभ्रांत। अब चंचल किसे कहा गया है, नदियां। ठीक है, समतल यानी आंगन, और घना क्या होगा, जंगल। ठीक है, अगला है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, लोप यानी गायब हो जाता है। ऐसे राजा, जैसे कि राजा रानी। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ क्या होता है, राजा और रानी। लेकिन जब हम इसे द्वंद्व समास में लिख रहे हैं तो और नहीं लगाते। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है, इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखो। जैसे अब आप क्या लिखोगे, छोटी बड़ी। ठीक है, यानी छोटी और बड़ी, एक तो ये हो गया। दूसरा भाव भंगी, और तीसरा माँ बाप। ठीक है, माँ और बाप का क्या बन गया, माँ बाप। अगला है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। अब जैसे आप लिखोगे नदी, ठीक है, इसका उल्टा लिखोगे दीन। ठीक है, तो ये दीन क्या बन गया, भाववाचक। ठीक है, तो ये मतलब भाव है ये एक तरह से, है ना, दीन यानी गरीबी। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखो जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखो, जैसे नदी दीन, तो दीन का क्या बना, भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मैं लिखूं यहाँ पर पहला, नमी, नमी का उल्टा क्या बन जाएगा, मीन, मीन यानी मछली, है ना। मीन को कहते हैं मछली। अब कौन सी मछली हमें नहीं पता, तो ये क्या बन गया, जातिवाचक। ठीक है, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अगला है धारा, जैसे नदी की धारा बहती है, आपने पढ़ा था ना, उसका उल्टा क्या बनेगा, राधा। अब राधा क्या है, नाम है, तो अब जिनमें सारे नाम आते हैं वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है, जैसे नव, नव का मतलब क्या होता है, नया, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, वन, वन यानी जंगल। अब
कौन सा जंगल है नहीं पता, है ना, सारे जंगल यानी जंगलों की पूरी जाति, तो ये क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे राही। ठीक है, राही का उल्टा क्या बनेगा, हीरा। अब हीरा क्या है, एक पदार्थ है ना, द्रव्य पदार्थ है। अब जिसमें सारे ये पदार्थ आते हैं, सोना, हीरा, चांदी, है ना, जैसे दूध हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब द्रव्य पदार्थ हैं, तो ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आप एक ये भी बना सकते हो व्यक्तिवाचक में, जैसे मरा। ठीक है, मरा हुआ, ये क्या है, भाव है, इसका उल्टा बनाओगे राम बन जाएगा। अब राम क्या है, नाम है, तो ये क्या हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक है ना। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप क्या है, वेत्रवती, है ना। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। अब इसमें से ढूंढकर आपको इनके दूसरे रूप लिखने हैं। ठीक है, जैसे सतलुज है, सतलुज का क्या होगा, शद्रुम। रोपड़ है, रोपड़ का क्या होगा, रूपपुर। फिर है झेलम, झेलम का क्या होगा, वितस्ता। फिर है चिनाब, चिनाब का आएगा इसमें पिपाशा। फिर है अजमेर, अजमेर का आएगा इसमें अजय मेरू। फिर है बनारस, बनारस का आएगा वाराणसी। ठीक है, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब यहाँ पे वाक्य में क्या बताया गया है, शायद ही। अब जो ही यहाँ पे शब्द लगाया गया है वो नकारात्मक अर्थ को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ही लगाया है। इसी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि बापू को आ, सभी जानते हैं, है ना। तो हमें इनके और उदाहरण यहाँ पे बताने हैं, जैसे बापू को कौन नहीं जानता। अब यहाँ पे क्या लग गया, नहीं। हम इसे सीधे सीधे यूं भी बोल सकते हैं, हर कोई बापू को जानता है। अगला है, उन्हें शायद इस घटना की जानकारी हो, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। शायद ही, क्योंकि यहाँ पे डाउट है कि उन्हें जानकारी है या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया क्या, विश्लेषण में, कि उन्हें जानकारी ना हो। वे लोग शायद ही इधर वे लोग शायद ही उधर खेलें, वे लोग शायद इधर ना खेलें। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको बच्चों कुछ अन्य प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला है, समतल मैदान में पहुंचकर नदियां कैसी हो जाती हैं। अब जो नदियां हिमालय से गिरती हैं तो वो समतल मैदानों में जाकर के वो कैसी हो जाती है, हमें वो बताना है। वो विशाल हो जाती है ना, बड़ी बड़ी हो जाती है, फैल जाती है। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था, वो सतलुज नदी के किनारे बैठा था। लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं, वो अटखेलियां कहाँ करती है, हिमालय की गोद में। लेखक ने किन्हें दूर से देखा था, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को दूर से देखा था। लेखक ने नदी और हिमालयों का क्या रिश्ता कहा है, पिता और बेटी का, है ना, पिता और पुत्रियों का। अगला है, हिमालय के कंधे पर चढ़ना का अर्थ क्या है।
हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ना। ठीक है, हिमालय की बेटियां कैसी है? हिमालय की बेटियां नटखट हैं। काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? उन्होंने नदियों को लोक माता कहकर पुकारा है। आगे है, नदियों के भागने का कारण क्या है? वो जब नीचे उतरती है हिमालय से, वो भागती है ना, तो उनको उनका कारण क्या है? तो यहाँ पे क्या बताया है कि उनकी कोई बेचैनी है। ठीक है, उनके भागने का कारण उनकी बेचैनी को बताया है। लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? लेखक के मन में नदियों के प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे। आगे है, लेखक द्वारा धारा में नहाने की तुलना किससे की गई है? लेखक द्वारा धारा में नहाने की तुलना माँ, दादी, मौसी की गोद में खेलने से की गई है। ठीक है, हिमालय का चित्रण किस रूप में किया गया है? वह क्या करता होगा? अब हिमालय का चित्रण किया गया है बूढ़े पिता के रूप में। ठीक है, वो अपनी बेटियों के लिए सिर धुनता है, मतलब उनकी याद में रहता है। लोग नदियों को किन किन रूपों में देखते हैं? लोग नदियों को बेटी, बहन, प्रेयसी के रूपों में देखते हैं। लेखक नदियों के साथ कौन सा धागा जोड़ना चाहता है और क्यों? वो नदियों के साथ बहन मानकर ममता का एक और धागा जोड़ना चाहता है, क्योंकि नदियां मनुष्य की शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर करती हैं। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।